आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक से होंगे। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि मेरी आवाज़ आपको साफ़ आ रही है? मेरी आवाज़ आपको साफ़ आ रही है? लेट मी नो। क्यों जी? कोई बंदा बोले तो मुझे भी पता चले कि आपका नेट का कनेक्शन कैसा है, मुझे आपकी आवाज़ कैसे आती है। ओके राइट। अगर आपको आवाज़ साफ़ आ रही है तो मैं फिर शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, तो बैरियर टनलिंग जो है हम ये पढ़ रहे थे और प्रीवियसली हमने इसकी कुछ थ्योरी जो है उसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हमने जो है इसको देखना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हवाले से। ठीक है जी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जो हमारे पास बैरियर था, जो कल मैंने बनाया था, ये हमारे पास बैरियर है। ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनाइटली जो है ये एक बैरियर है जो एक्सटेंडेड है, और यहाँ पर हमारे पास इसकी हाइट ये u थी, ये हमारे पास हाइट का बैरियर है, और इसके ऊपर पार्टिकल्स जो हैं वो इंसिडेंट है, ट्रांसमिशन भी होगी और रिफ्लेक्शन भी होगी। ये हमारे पास बैरियर की लेफ्ट साइड है और ये हमारे पास बैरियर की राइट साइड है। ठीक है, यही हमने कल बैरियर जो है वो इसको बनाया था। एक लेफ्ट साइड है हमारे पास और एक हमारे पास राइट साइड है। तो जो लेफ्ट है साइड है बैरियर की, यहाँ पर जो हमारे पास वेव का एम्पलीट्यूड है वो स्मॉलर है देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। ठीक है, एट लेफ्ट साइड of barrier the amplitude of reflected wave is less than the amplitude of इंसिडेंट वेव। लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। इस लेफ्ट साइड पर जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड वेव का स्मॉलर है इंसिडेंट वेव से। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर टोटल कैंसिलेशन नहीं होती। अगर तो टोटल कैंसिलेशन होती पॉइंट्स के ऊपर, फिर तो ये है कि वेव ही खत्म हो जाती। ठीक है, टोटल कैंसिलेशन नहीं होती है, सिर्फ ये है कि आप ये कह सकते हैं कि पार्शल कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो होती है। अगर टोटल कैंसिलेशन होती तो फिर तो वेव ही हमारे पास ख़त्म हो जाती बैरियर के ऊपर। तो जो अदर साइड है, जो राइट साइड है, जो ये वाली राइट साइड है आपके पास, इस तरफ वेव जो है जो ट्रांसमिट होकर जाती है वो वेव एक्सपोनेंशियली डिके करती है। ठीक है, at the right side of the barrier the wave amplitude will decay एक्सपोनेंशियली। तो वेव जो है वो डिके करेगी एक्सपोनेंशियली। ठीक है, जो ट्रांसमिट होगी, यानी कि एम्पलीट्यूड उसका कम होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, डिके कर रही है, कि ट्रांसमिशन जो है वो हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है,
लेकिन ट्रांसमिशन कम है। ठीक है, ट्रांसमिशन हो रही है लेकिन कम है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये ट्रैवलिंग मैटर वेव है, ये जो रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड के साथ आ रही है, लेकिन ये जो रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड के साथ हमारे पास ट्रैवलिंग वेव आ रही है जो राइट साइड है बैरियर की, ये वहाँ पर हमें क्लियरली ये बात बता रही है कि जो राइट साइड ऑफ द बैरियर है वहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। राइट साइड ऑफ द बैरियर के ऊपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मौजूद है। ये नहीं है कि सारी वेव जो इंसिडेंट हुई थी वो रिफ्लेक्ट होगी थी। क्लासिकली होता तो क्लासिकली तो ये कहता है कि सारी वेव जो है उसने रिफ्लेक्ट हो जाना था, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आपकी जो राइट साइड ऑफ द बैरियर है वहाँ पर भी रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड जो है वो ये शो कर रहा है कि वहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो मौजूद है। ठीक है, द रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड एट द राइट साइड of the barrier shows that there is a transmission। ठीक है, यहां पर ट्रांसमिशन है ऑफ ट्रैवलिंग मैटर वेव which gives the probability density of particle at the right side of barrier। ठीक है जी, ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें राइट साइड ऑफ बैरियर पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में ये रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड जो वेव का है, ट्रैवलिंग वेव का जो है, ये बता रहा है। ठीक है, कि हमारे पास राइट साइड के ऊपर भी पार्टिकल जो है वो मौजूद है, ये चीज़ आपको बता रहा है। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, यहाँ पर अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 8 पाई स्क्वेयर एम ओवर एच कट स्क्वेयर यू माइनस ई साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास कब है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर एक्स ग्रेटर यानी कि राइट साइड ऑफ द बैरियर जो है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर के स्क्वेयर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 8 पाई स्क्वेयर एम यू माइनस ई ओवर एच कट स्क्वेयर, और इसको हम लिख सकते हैं कि के हमारे पास 8 पाई स्क्वेयर एम यू माइनस ई ओवर एच कट स्क्वेयर का अंडर रूट। यू आपको पता है कि पोटेंशियल है, एनर्जी है बैरियर की, और ई एनर्जी है पार्टिकल की या वेव की जो ट्रैवल करती हुई उस तरफ आ रही। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये डी स्क्वायर साई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें, अभी आपके ये जो मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स है ना, यहाँ पर इसमें
इसकी कैलकुलेशन नहीं है इस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की, लेकिन जब आप आगे जाकर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर हम ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ e⁻²kl। ठीक है, एल जो है यहाँ पर क्या है, दैट इज द विड्थ ऑफ द बैरियर। ये हमारे पास बैरियर की विड्थ है। तो ये फार्मूला जो है ये एक अप्रॉक्सीमेशन है और ये सिर्फ उन बैरियर्स के लिए लगाया जाता है कि जिनकी थिकनेस हमारे पास किसी हद तक मौजूद हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम ये कंडीशन कहते हैं कि टी इज मच मच लेस देन 1, यानी कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है वो बहुत छोटा है 1 से, और हमारे पास जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ बैरियर इज इनफ टू एग्जामिन, और जो थिकनेस है बैरियर की वो इतनी है कि हम उसको एग्जामिन जो है वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मेन फीचर है बैरियर का, जब उसके हमारे पास वहाँ पर एक वेल नोन थिकनेस मौजूद है, यानी कि हमारे पास एक किसी थिकनेस का, ऐसी थिकनेस का कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उस थिकनेस का हमारे पास बैरियर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि फिर उस थिकनेस ऑफ एल बैरियर का जो थिकनेस का है उसके अंदर बैरियर टनलिंग जो है वो हो सकती है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो वेव है वो उसके अंदर से गुजर सकती है। तो इसका मतलब है कि इट डिस्प्लेस द मेन फीचर ऑफ बैरियर टनलिंग। ठीक है, यानी कि जब थिकनेस आपको ऑब्जर्वेबल है एट क्वांटम स्केल, हम ये किन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, या सपोज करें कि ये जो पार्टिकल आप यहाँ पर ले रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हैं। तो जब क्वांटम स्केल के ऊपर आप ये देख रहे हैं और हमारे पास कोई ऐसा बैरियर मौजूद है जिसकी थिकनेस एल है, और वो बैरियर जो थिकनेस एल का है उसकी थिकनेस इतनी है कि उसमें बैरियर टनलिंग हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टी जो है e⁻²kl जो है वो है। अब एक्सपोनेंशियल का फैक्टर इसलिए आ रहा है कि बैरियर से गुजरने के बाद, ठीक है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है ना, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कहाँ पर होगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है वो एट द राइट साइड ऑफ द बैरियर होगा, और वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो एक्सपोनेंशियली डिके करता है। इसलिए ये इक्वेशन जो है ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, ये क्या बता रही है, ये फिजिकली आपको ये बता रही है कि वेव जो है वो राइट साइड ऑफ द बैरियर के ऊपर एक्सपोनेंशियली डिके जो है वो कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टी है, अब आप देखें कि यहां पर एल इसके अंदर आ रहा है, के और एल, तो ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टी डिपेंड्स अपॉन थिकनेस एल एंड द कोएफिशिएंट के किस चीज का कोएफिशिएंट है, के अंदर एनर्जी आ रही है। ठीक है, के अंदर एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि के जो है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, के डिपेंड कर रहा है, जहां पर एनर्जी आ गई तो वहां पर मास आ गया। ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल एंड द हाइट ऑफ द बैरियर। ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल, हाइट ऑफ द बैरियर। मास ऑफ द पार्टिकल का मतलब है एनर्जी ऑफ पार्टिकल,
क्योंकि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, माइक्रो लेवल के ऊपर एनर्जी और मास एक दूसरे के अंदर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जो आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थिकनेस के ऊपर और हाइट ऑफ द बैरियर के ऊपर और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के ऊपर। तो इसका मतलब है कि अगर टी डिक्रीज होता है तो टी कब डिक्रीज होगा? इफ टी डिक्रीजेस, टी डिक्रीज होगा इफ वी इंक्रीज द थिकनेस ऑफ बैरियर, यानी कि ज्यादा बड़ा बैरियर कर देंगे, ठीक है, और एंड हाइट ऑफ बैरियर यू। अगर आप हाइट बैरियर की यू को बढ़ा देंगे और इसके साथ आप जो लेंथ है उसको भी बढ़ा देंगे, यानी कि थिकनेस को इंक्रीज कर, जाहिर बात है जितना बड़ा थिकनेस का बैरियर होगा उसमें से ट्रांसमिशन मुश्किल होगी, और जितनी ज़्यादा हाइट ज़्यादा होगी बैरियर उसमें से ट्रांसमिशन मुश्किल होगी। तो यहाँ से इस रिलेशन से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि कोई बैरियर जो है उसके अंदर से कितनी ट्रांसमिशन जो है वो हो रही है। तो इसके अलावा अगर मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो, यानी कि बड़े मास का पार्टिकल आ जाए, तो तब भी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। टी डिक्रीजेस as the mass of particle increases। तो जितना बड़ा पार्टिकल होगा तो ट्रांसमिशन भी डिक्रीज होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बदलकर हैवी पार्टिकल्स में ले जाएं, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं उनकी ट्रांसमिशन बैरियर में से कम होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ट्रांसमिशन ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से कम है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ बैरियर टनलिंग। लेकिन अभी हमने बैरियर टनलिंग पढ़ी है, तो अब हमने देखना भी है ना कि ये कहाँ पे ऑब्जर्व होती है, किन जगहों पर हमारे पास बैरियर टनलिंग या इसकी एप्लीकेशंस जो हैं, एप्लीकेशन जो हैं वो कहाँ पर है नेचुरल वर्ल्ड के अंदर, और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद हैं, जिनमें से हम दो एप्लीकेशन जो हैं वो स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें पहले नंबर पर एग्जाम्पल देखें आप, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये मेरा ख्याल है आपने न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इसका नाम सुना हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजिक्स का कि जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई, यानी कि दो पार्टिकल्स, दो स्मॉल न्यूक्लियाइज। स्मॉल न्यूक्लियाइज कौन से हो सकते हैं? प्रोटॉन और प्रोटॉन। दो प्रोटॉन एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के करीब आने के बाद वो एक दूसरे में फ्यूज करते हैं। अब देखें, वैसे तो जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, अगर आप वैसे देखें तो जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है।
तो आप जब प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन एक दूसरे को परे धकेलेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इनको एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए, ताकि वो एनर्जी जो बैरियर है, यानी कि टल नहीं हो सके, जो बैरियर है ये उसको इतनी एनर्जी हो कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे के अंदर टनल कर जाएं, उस बैरियर को क्रॉस कर जाएं और एक दूसरे में फ्यूज हो, एक बड़ा न्यूक्लियस बना दें। तो ये फिनोमेना जो है इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम जो है वो देते हैं। और थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन द सन। ये जितनी आपको सन से जो एनर्जी मिल रही है ये थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से मिल रही है। ठीक है, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एट सन। ये सन पे सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो फ्यूजन रिएक्शन जो है इसमें हम फ्यूजन देखते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है, इनटू हीलियम। ठीक है, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, यानी कि हाइड्रोजन H1 जो है ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, यानी कि ये एक प्रोटॉन है। ये दो प्रोटॉन आपस में फ्यूज होते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास हीलियम जो है वो बन जाती है। ठीक है, यानी कि एक बड़ा जो है वो न्यूक्लियाई बन जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। कि जब यानी कि जब फ्यूजन रिएक्शन होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इन फ्यूजन रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, यानी कि दो प्रोटॉन एक दूसरे के पास आते हैं, इनको पास लाने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जितनी एनर्जी से ये एक दूसरे के अंदर टनल करेंगे फिर जब ये मिल जाएंगे तो उसके नतीजे में भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो फ्यूजन रिएक्शन के लिए ये कंडीशन होती है कि जो प्रोटॉन्स हैं हाइड्रोजन एटम के वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो काज करें कि ये एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाएं, यानी कि ये एक दूसरे के साथ मिल जाएं। तो द कंडीशन फॉर फ्यूजन reaction is that the hydrogen atoms becomes very close each other and fuse with each other, और एक दूसरे के साथ जो हैं क्राब आ जाएं और एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएं बिफोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस cause them to fuse। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव भी यहां पर आप डाल लें, अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के करीब आ जाएं। और ये क्यों एक दूसरे के करीब आते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं अट्रैक्टिव, वो इनको एक दूसरे के करीब लेके आती हैं, हालांकि इनके दरमियान में कोलम्बिक रिपल्शन जो है वो भी मौजूद होती है। तो जो रिपल्सिव कोलम्बिक फोर्सेस हैं वो क्या कोशिश करती हैं? वो इनको स्लो डाउन करती हैं, यानी कि दो प्रोटॉन जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं हाइड्रोजन एटम के, वो बड़ी तेज स्पीड से, यानी कि आप उनको इतनी ज़्यादा स्पीड दे देते हैं। देखिए, जब स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी कि उनको एक दूसरे से फ्यूज़ करवाने के लिए हमें इस बात का पता है कि जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा वेलोसिटी दे देते हैं तो उस चीज़ की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जो तो ये दो प्रोटॉन जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये जितनी तेज़ी से एक दूसरे के करीब आएंगे इनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो इनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान रिपल्शन भी, कोलम्बिक रिपल्शन भी मौजूद है। और वो कोलम्बिक रिपल्शन जो है वो ये कोशिश करेगी कि ये एक दूसरे से अवे मूव करें और इनकी वेलोसिटी को कम करेगी और इनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन्स जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय कोलम्बिक बैरियर, ठीक है। The protons are separated by कोलम्बिक बैरियर, इनके दरमियान कोलम्बिक बैरियर है। तो जो अकरेंस है फ्यूजन की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? एबिलिटी ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की इस एबिलिटी के ऊपर कि वो किस हद तक टनल कर जाते हैं इन बैरियर्स में से, ठीक है। यानी कि इनके अंदर बैरियर टनलिंग होती है। इसका मतलब यह है कि जो कोलम्बिक बैरियर है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का कोलम्बिक बैरियर है, वो कोलम्बिक बैरियर जो है उसके अंदर से प्रोटॉन्स टनल आउट कर जाते हैं और एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिसके नतीजे में फ्यूजन रिएक्शन जो है वो अकर करता है। तो ये आप देख लें कि एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है और एग्जाम्पल है बैरियर टनल की, जिसके अंदर माइक्रो पार्टिकल्स जो कि प्रोटॉन हैं वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाते हैं। वो जो बैरियर होता है कोलम्बिक रिपल्शन का, उस बैरियर के अंदर से टनल करते हुए एक दूसरे से के साथ मिलकर फ्यूज होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके नतीजे में रिलीज होती है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखें आप। एग्जाम्पल नंबर 2 है एमिशन of alpha particles from radioactive nuclei। अल्फा पार्टिकल्स का जो एमिशन होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है, क्या होता है? फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस दो छोटे स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये जो हैवी न्यूक्लियस स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो ये भी फिनोमेना जो है ये एक्चुअली किसको डिस्क्राइब करता है? ये फिनोमेना भी एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि बैरियर टनलिंग को डिस्क्राइब करता है, ठीक है जी। ये भी बैरियर टनलिंग है
कि जब फिशन रिएक्शन होता है बड़ा न्यूक्लियस दोनों में भी बैरियर टनल की वजह से ही डिवाइड होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज फिर ये आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो ख़त्म हो गया। अब पता नहीं आपको मैंने कितनी असाइनमेंट हैं जो है वो, अब कल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। मुझे नहीं पता मैंने आपको कितनी असाइनमेंटें दी हुई हैं, मैं अब भूल गया हूँ कि आपने जमा भी करवाई हैं या नहीं करवाई हैं, ये मुझे याद नहीं है। क्यों जी? औरंगजेब है ऑनलाइन? दानिश? यार आपको आपकी कौन सी रहती हैं